नमस्कार दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो, यानी डस्ट ऑफ स्नो क्या है। व्हाट डज द वर्ड से हैज चेंज्ड हिज मूड, यानी उसका मूड चेंज कैसे हो गया। तो कवि क्या कहता है इसके बारे में, अपने मूड चेंज होने के बारे में। हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज, और कवि का जो मूड है वो चेंज हुआ कैसे है। तो पहले तो जानते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है। तो ये है ए डस्ट ऑफ स्नो, यानी जो डस्ट ऑफ स्नो है इज ए कलेक्शन ऑफ टीनियस्ट स्नो पार्टिकल्स, यानी जो टीनियस्ट स्नो पार्टिकल्स हैं, कहने का मतलब जो छोटे छोटे बर्फ के कणों का एक समूह है। ऑन द अपर पार्ट का मतलब होता है किसी का ऊपरी भाग। अब वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, या फिर और ए क्रीचर, या फिर कोई जीव हो सकता है, जंतु हो सकता है। आफ्टर ए स्नोफॉल, कब? स्नोफॉल के बाद में, जब स्नोफॉल होती है, कहने का मतलब जब बर्फ गिरती है। तो ये हो गया। उसके बाद में है व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज्ड हिज मूड, यानी कवि क्या कहते हैं इसके बारे में, अपने मूड के चेंज होने के बारे में। तो है द वे यानी तरीका या जरिया या माध्यम, यानी वह तरीका। द क्रो शुक डाउन ऑन हिम द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, यानी जिससे कौवे ने हेमलॉक वृक्ष से बर्फ की धूल को हिलाकर गिराया। तो उस चीज से उसका जो मूड होता है वो क्या होता है, स्विंग होता है, चेंज हो जाता है। ये आगे लिखा हुआ है, हैज चेंज्ड द पोएट्स मूड। और वो चीज थी, यानी जो ये कहता है जिस तरीके से कवि ने बर्फ की धूल को उसके ऊपर गिराया, कौन से पेड़ से, हेमलॉक से, तो उसका मूड होता है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद में है हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड, चेंज हुआ कैसे। तो बिफोर द change of mood the poet was idling away his time, but after the change of mood he made use of his time। तो देखिए, मूड के बदलने से पूर्व कवि अपने समय को व्यर्थ कर रहा था, इडलिंग वे है ना, व्यर्थ कर रहा था। किंतु मूड के बदलने के बाद उसने अपने समय का क्या किया, उसको सदुपयोग किया, या उसका उसने यूज करने के बारे में सोचा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What side of nature do crow and hemlock represent, यानी कौवा और हेमलॉक प्रकृति का कौन सा, या प्रकृति की कौन सी साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा पक्ष वो दर्शाते हैं। तो जो क्रो है, क्रो रिप्रेजेंट करता है द डार्क, डार्क को मतलब जो अंधेरी है या अंधकार में है। और डिप्रेसिव का मतलब होता है निराशाजनक एंड सोराफुल साइड्स ऑफ नेचर, यानी जो दुखपूर्ण पक्ष है प्रकृति का, तो उसको रिप्रेजेंट करने वाला है वो क्रो है। और हेमलॉक है, दी हेमलॉक ए पॉइजनस प्लांट, जो एक पॉइजनस प्लांट होता है या ट्री होता है विद स्मॉल वाइट फ्लावर, जिसके छोटे छोटे सफेद फूल होते हैं। वो क्या दर्शाता है, द पॉइजनस साइड ऑफ द नेचर, यानी प्रकृति की जो पॉइजनस साइड है। कहने का मतलब, पॉइजनस का मतलब होता है विषमय, है ना, पॉइजनस है तो उसको वो दर्शाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, या डस्ट ऑफ स्नो है उसका सेंट्रल आइडिया क्या है। तो देखिए, द मेन थीम या सेंट्रल आइडिया वो ये है कि दैट समटाइम सर्टेन सिंपल एक्शन की, कभी कभी जो साधारण सी गतिविधि होती हैं, लीव्स ग्रेटर इम्प्रेशंस, यानी वो काफ़ी ग्रेटर इम्प्रेशन का मतलब है कि गहरा प्रभाव या बड़े प्रभाव छोड़ती हैं ऑन ह्यूमन साइड, किसके ऊपर, ह्यूमन साइड पे। ठीक है, ये यहाँ पे ह्यूमन माइंड है, यहाँ पे जो गलती से साइड लिखा गया है ह्यूमन माइंड पे, यानी मानव मस्तिष्क पे कभी कभी जो छोटी छोटी गतिविधियाँ होती हैं वो बड़ा प्रभाव डालती हैं। इट डज चेंज द मूड और कोर्स ऑफ एक्शन, तो ये क्या कर सकती हैं, यह चेंज कर सकती हैं, परिवर्तित कर सकती हैं किसको, दी मूड यानी मूड को, या जो मन होता है हमारा उसको, और कोर्स ऑफ एक्शन को, यानी जो कार्य करने का जो तरीका है उसको, और लाइफ या फिर जीवन को बदल सकती हैं। अ ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य के मूड को या कार्य करने के तरीके को या जीवन को ये क्या करती हैं, बदल सकती हैं। इन द पोइम
कविता में द सिंपल फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो सेव्स पोइट्स टाइम, और इस कविता में आप देख सकते हैं कि बर्फ की धूल का साधारण रूप में गिरना कवि के समय को बचा लेता है। बढ़ते हैं अगले पोएम की तरफ। हाउ विल द वर्ल्ड एंड, यानी संसार का अंत कैसे होगा। एक्सप्लेन टू आइडियाज, जो दो विचार हैं उनको समझाइए। विच आइडिया डज द पोइट सपोर्ट मोर और वाई, यानी कौन से विचार को कवि सपोर्ट करता है और क्यों। द फर्स्ट आइडिया है एंडिंग द वर्ल्ड, संसार के अंत होने का, इज अबाउट फायर, वो है फायर, और फायर रिप्रेजेंट करती है डिजायर को, ठीक है, ग्रीड को, लालच को, एवरेज से लोलुपता को या लस्ट कामुकता को, है कि नहीं। एंड द सेकंड इज, और दूसरा है अबाउट आइस, आइस के बारे में, वो है हेट, ठीक है, हेट यानी नफरत, घृणा, इनसेंसिटिविटी, असंवेदनशीलता, कोल्डनेस, रूखापन, और इंडिफरेंस, जब आप किसी में बहुत ज्यादा इंडिफरेंस करते हैं वो। द पोएट सपोर्ट द फर्स्ट आइडिया, और कवि किसको सपोर्ट करता है, पहले आइडिया को ज्यादा सपोर्ट करता है, क्यों, क्योंकि जो फायर है, डिजायर है, विल एग्जिस्ट टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड, वो एग्जिस्ट करेगी किसके एंड तक, वर्ल्ड के एंड तक। हाउ डज ए टाइगर बिहेव इन द जू और आउट ऑफ द जू, यानी टाइगर बिहेव कैसे करता है जू में और जू के बाहर। टाइगर इन द जू लिव्स इन हिज क्वाइट रेज, यानी वो उसका रेज होता है वो काफी क्वाइट होता है, तो वो इस तरह से रहता है, क्वाइट रेज। ही स्टॉक्स हियर एंड देयर इन द केज, वो स्टॉकिंग करता है, इधर उधर चलता है अपने केज में। ही हिज पैड्स ऑफ वेलवेट, उसके जो मखमली जो पैड्स हैं वो भी काफी क्वाइट हैं। ही इग्नोर्स विजिटर, वो इग्नोर करता है विजिटर्स को। ही स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी चमकीली आंखों से वो स्टेयर करता है ब्रिलियंट स्टार्स को। ए टाइगर आउट ऑफ द जू, और एक टाइगर जो यानी नेचुरल उसका हैबिटेट होता है, वो फॉरेस्ट होता है, उसके अंदर होता है, तो उसका बिहेव होता है वो कैसे होता है। नियर ए पॉन्ड, एक तालाब के पास, वेयर प्लम्प डियर, पास जहाँ से मोटे ताजे हिरण गुजरते हैं। लर्क्स इन शैडो, और छाया में वो क्या करता है, लर्क करता है, घास लगा के बैठता है। एंड स्लाइड्स थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबी घास में धीरे धीरे खिसकता हुआ आगे बढ़ता है। ही स्नॉल्स अराउंड हाउसेज एट जंगल्स एज, जो जंगल के किनारे पे जो घर हैं, जो ह्यूमन हैबिटेट्स हैं, कहने का मतलब जो मानव की बस्तियां हैं, वहां पे वो स्नोल करता है कि नहीं, गुर्राता है। ही टेरराइजेज द विलेज, वह लोगों को क्या करता है, टेरराइज करता है बाय हिज वाइट फैंग्स एंड क्लोज, अपने सफ़ेद दांतों से और क्लोथ से। तो ये एक कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पे कि एक टाइगर का जो बिहेवियर है वो कैसे चेंज हो जाता है जब उसे पिंजरे में रखा जाता है, और एक जब वह जंगल में नेचुरल तरीके से रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यानी जो मैसेज है टाइगर ए टाइगर इन द जू का, लेस्ली नॉरिस की बहुत ही शानदार कविता है। बाय दिस पोइम, इस कविता से या इस कविता के द्वारा ए टाइगर इन द जू, जिसका नाम टाइगर इन द जू है, द पोइट कन्वेज, कवि कन्वे करता है द मैसेज ऑफ फ्रीडम फॉर एनिमल्स, यानी जो मैसेज है फ्रीडम फॉर एनिमल्स, यानी वो चाहता है एनिमल्स की क्या चाहता है, फ्रीडम चाहता है। टू कर्टेल देयर फ्रीडम, यदि हम उनको कम करते हैं, सीमित करते हैं उनकी फ्रीडम को, अमाउंट्स टू देयर ऑपरेशन, इसका मतलब है वो किसके बराबर हैं, वो उनके उत्पीड़न के बराबर हैं। द वेरी साइट ऑफ द टाइगर इन द जू इज पैथेटिक, और जो दृश्य आपने देखा है टाइगर का जू में वो काफ़ी पैथेटिक है। दैट्स वाई द जू टाइगर इज इन क्वाइट रेज, वो काफ़ी क्वाइट रेज में होता है। एंड इग्नोर्स द विजिटर्स, और इग्नोर करता है विजिटर्स को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। How to tell wild animals, Carolyn Wells. How according to the poet can you identify a bear, यानी कवि के अनुसार आप कैसे एक बियर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इफ when you are walking around your yard, यदि आप अपने यार्ड में ऐसे ही walking around यानी आप घूम रहे हैं उसके आसपास, and creature meets you there, और वहाँ पर एक जीव मिलता है, and he hugs you very very hard, और वहाँ आपको बहुत कश कर अपने बाहुपाश में लेता है, कहने का मतलब आपको अपनी भुजाओं में समेट लेता है, गले लगा लेता है। देन यू विल बी श्योर, तो आप निश्चित हो जाएगा कि यह क्या है, एक बेयर है, एक भालू है। अगला क्वेश्चन है, हाउ शुड ए नोविश डिस्टिंग्विश ए हाइना फ्रॉम ए क्रोकोडाइल, यदि एक जो नोविश होता है, एक जो नौसिखिया होता है, वो किस तरह से अंतर कर सकता है एक हाइना में और एक क्रोकोडाइल में। A novice should distinguish a hyena from a crocodile by learning the following point of differences, तो उसे जो ये डिफरेंस के जो बिंदु है उनको सीखना होगा, जानना होगा। देखो क्या होता है,
हाइनाज कम विद मेरी स्माइल, जो हाइनाज आते हैं तो वो काफ़ी, उनके चेहरे पे क्या होती है, मेरी स्माइल होती है, मुस्कान होती है, मुस्कान वाली हंसी होती है, उसके साथ वो आते हैं। बट इफ़ द क्रीचर्स आर वीपिंग, यदि वो जो क्रीचर्स है रोने लगता है, दे आर क्रोकोडाइल्स, तो वो क्या है, क्रोकोडाइल्स से। तो काफ़ी हास्यास्पद तरीका है कवि का ये बताने का जीव जंतु के बारे में। आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।